Assalamualaikum, welcome to our YouTube channel Shujaa Academy, and this is me Sulaiman. So today we will go through the chapter number 5 cell cycle, phases of mitosis and cell death. So हमने जो है एक्चुअली इंटरफेज डिस्कस कर लिया था कि सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं, इंटरफेज और एम फेज माइटोटिक फेज। तो आज हम जो है माइटोटिक फेज जो है वो एक्चुअली डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेल डेथ टाइप जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर जो है माइटोटिक फेज की बात करते हैं तो उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि सेल डिवीजन जो है वो एक्चुअली जो है दो तरह की होती है, जिसमें हम कहते हैं कि एक होती है माइटोसिस, दूसरी हमारी होती है मियोसिस। इनके बीच में डिफरेंस क्या है कि माइटोसिस और हमारे पास मियोसिस, एक होती है मियोसिस और हमारे पास दूसरी होती है माइटोसिस। माइटोसिस एक्चुअली जो है वो बॉडी सेल्स में होती है या हमारे पास सोमेटिक सेल्स में होती है, बॉडी सेल्स या सोमेटिक सेल्स में होती है। ठीक है, पहले तो हम माइटोसिस और मियोसिस का आपको डिफरेंस बता रहे हैं, फिर हम माइटोसिस के फेज पे चलेंगे। तो बॉडी सेल और सोमेटिक सेल और मियोसिस हमारे पास जर्म सेल या सेक्स सेल्स पर जो है वो होती है। ठीक है, तो उसके बाद माइटोसिस जो है वो एक्चुअली जो है हमारे पास डेवलपमेंट ग्रोथ जो है हमारे पास उसके लिए काम आती है, डेवलपमेंट ग्रोथ, रिपेयरिंग, इन चीज़ों के लिए। ठीक है, और हमारे पास मियोसिस जो है वो हमारे पास गैमेट फॉर्मेशन जो है उसके लिए वो हमारे पास होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो माइटोसिस में हमारे पास सेल दो सेल्स में जो है, दो डॉटर सेल्स में हमारे पास डिवाइड होता है, टू सेल्स डॉटर या टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है एक सेल, और हमारे पास मियोसिस में 4 डॉटर सेल बनते हैं एक पेरेंट सेल से। ये आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ लिया है सारी चीज़ें। ठीक है, तो 4 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल, उसके बाद हमारे पास इसका एक ही फेज होता है, वन फेज। इसमें 2 फेज होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मतलब के फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसका मतलब है कि हमारे पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो उसके बाद अगर बात करते हैं हम फेजेस ऑफ माइटोसिस पर, तो फेजेस ऑफ माइटोसिस पर अगर चलते हैं तो हमारे पास मियोसिस के भी हम फेज पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम माइटोसिस के फेज पढ़ेंगे। मियोसिस के फेज जो है वो 2 दफ़ा आते हैं, 2 बार आते हैं। एक प्रोफेज 1 होता है तो दूसरा प्रोफेज 2 होता है। ठीक है, क्योंकि उनमें 2 फेजेस पाए जाते हैं। माइटोसिस में सिर्फ एक ही तरह के फेजेस होते हैं। तो देयर आर टोटल 4 फेजेस हमारे पास माइटोसिस में, 4 फेजेस होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रोफेज, दूसरा होता है हमारे पास मेटाफेज, तीसरा होता है हमारे पास एनाफेज, और लास्ट जो होता है हमारे पास टेलोफेज। तो हम जो है वो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज जो आज डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 अगर डिस्कस करें तो हम पहले अगर प्रोफेज की बात करते हैं तो हमारे पास अगर प्रोफेज की बात करते हैं तो प्रोफेज में हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। तो प्रोफेज में हमारे पास न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है प्रोफेज में, तो इसके माइटोसिस के फेज में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो हमारे पास एक्चुअली जो हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो हमारे पास न्यूक्लियस में मौजूद होता है, जो कि डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है, क्रोमेटिन नेटवर्क प्रोफेज में हमारा क्या होता है, कंडेंस टू फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कॉल्ड क्रोमोसोम। हमारे पास क्रोमेटिन नेटवर्क जो है कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स जो है वो बनाता है। प्रोफेज में हमारा क्रोमोसोम्स भी बन जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो सेंट्रोजोम होता है, हमने पढ़ा था कि जब सेंट्रियोल्स होते हैं सिर्फ एनिमल सेल में ही मौजूद होते हैं। तो ये सेल डिवीजन एनिमल सेल की चल रही है। जो एनिमल सेल में
सेंट्रियोल्स मौजूद होते हैं जिसमें हमारे पास 27 माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, ट्रिपलेट्स इन रो होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब दो आपस में परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स मिलते हैं तो उसे सेंट्रोजोम कहा जाता है। तो प्रोफेज में क्या होगा कि सेंट्रोजोम जो है वो रिवर्स जो है वो दो सेंट्रियोल्स में टूटेगा। सेंट्रोजोम डिवाइड्स इनटू two centrioles and every centrioles moves their opposite poles and form spindle fibers या स्पिंडल, और ये हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे या स्पिंडल बनाएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर हो जाती है। क्रोमेटिन नेटवर्क हमारे पास जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स में बन जाता है। सेंट्रोजोम हमारे पास 2 सेंट्रियोल्स में डिवाइड होता है। फिर जो है हमारे पास एग्जांपल, हमारे पास ये सेल है तो सेंट्रियोल एक जो है वो हमारा यहाँ पर चला जाएगा और दूसरा हमारा यहाँ पर। ठीक है, दोनों साइड जो है अपोजिट पोल्स पर जो है वो हमारा सेंट्रियोल जो है वो चला जाएगा। एक सेंट्रियोल यहाँ पर, एक सेंट्रियोल, और एक सेंट्रियोल में हमारे पास 27 माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं जो कि हमारे पास ट्रिपलेट्स इन रो होते हैं। ठीक है, एक रो में 3 होते हैं, मतलब 3-3 के साथ में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। तो ये हमारे पास 2 सेंट्रियोल्स जो कि सेंट्रोजोम से टूटे हैं तो ये चले जाएंगे अपोजिट पोल्स पर। और उसके बाद हमारे पास तो ये जो चीजें हैं हमारे पास ये प्रोफेज में आती हैं। ठीक है, अगर मैं स्पिंडल फाइबर्स के आपको टाइप्स बता दूं तो स्पिंडल फाइबर 3 किस्म के होते हैं हमारे पास। एक होता है कंटिन्यूस फाइबर जो कि हमारे पास रनिंग पोल टू पोल, जो कि हमारे पास इस पोल में भी जा सकता है, इस पोल में भी जा सकता है। ठीक है, कंटिन्यूस फाइबर रनिंग पोल टू पोल। उसके बाद हमारे पास डिसकंटिन्यूस फाइबर आता है, या हमारे पास हाफ फाइबर आता है, हाफ या डिसकंटिन्यूस। तो ये हमारे पास रनिंग पोल टू इक्वेटर, ये हमारे पास ओनली क्या करता है कि हमारे पास ये इक्वेटर है, ये पोल तक जाएगा फिर इक्वेटर तक। वो जो हमारे पास फाइबर्स होते हैं उसको हम डिसकंटिन्यूस हाफ फाइबर्स कहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर और पोल्स के दरमियान मूवमेंट करते हैं। लेकिन जो पोल टू पोल मूवमेंट करे उसे कंटिन्यूस कहा जाता है और डिसकंटिन्यूस फाइबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 किस्म के एक जो है मतलब के स्पिंडल फाइबर जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसके बाद बात करते हैं तो हमारे पास आता है मेटाफेज। तो अगर मेटाफेज की बात करें, ये हमारे पास प्रोफेज में सारी चीजें होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फेज पर जिसे हम कहते हैं मेटाफेज। अगर हम बात करें तो हमारे पास अब मेटाफेज आता है। लेकिन अगर ये जो है कंटिन्यूस फाइबर रनिंग पोल टू पोल, डिसकंटिन्यूस फाइबर जो है वो रनिंग पोल टू इक्वेटर, और जो हमारे पास कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे पास पोल में ही रहते हैं, कुछ फाइबर्स हमारे पास पोल में ही रहते हैं जिसे हम कहते हैं एस्ट्रल फाइबर्स। एस्ट्रल फाइबर जो है हमारे पास रिमेन्स एट पोल, पोल्स पर हमारे पास सेंट्रियोल से निकलते हैं, सेंट्रियोल से रेडिएट होते हैं एस्ट्रल फाइबर, वो पोल में ही रहते हैं। ठीक है, ये 3 किस्म के हमारे पास फाइबर्स होते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो हमारे पास आता है मेटाफेज। तो मेटाफेज क्या होता है कि हमारा मेटाफेज हमारे पास इन स्पिंडल से कनेक्ट जो क्रोमोसोम्स होता है हमारे पास, क्रोमोसोम्स हमारे पास एग्जांपल मैं कहूं कि ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, स्पिंडल से कनेक्ट होकर क्रोमोसोम्स अटैच्ड विथ स्पिंडल फाइबर्स, क्रोमोसोम अटैच्ड विथ स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर फिर इक्वेटर पर जो है वो अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर से अटैच होकर क्रोमोसोम अटैच विथ स्पिंडल फाइबर्स एंड अरेंज्ड एट इक्वेटर, और हमारे पास अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पर। ठीक है, तो ये हमारा जो इक्वेटर है, यहाँ पर हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटर पर अरेंज हो जाएंगे इसे। ठीक है, ये हमारे क्रोमोसोम्स अटैच हो गए। ठीक है, क्रोमोसोम्स अटैच हो गए, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स जहाँ स्पिंडल फाइबर बने उससे अटैच हो गए, और उसके बाद हमारे पास जो है इक्वेटर पर जो है वो एक्चुअली
वो उन्होंने अरेंज कर दिया, ठीक है, स्पिंडल फाइबर ने उन्हें क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पर अरेंज कर दिया। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर पर अरेंज हो रहे हैं और स्पिंडल फाइबर्स की मदद से, ठीक है, इक्वेटर पर अरेंज हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं माइटोटिक अपरेचस, माइटोटिक अपरेचस, जिसे हम कहते हैं माइटोटिक अपरेचस, जो कि हमारे पास ये अटैच होते हैं इक्वेटर पर, या इसे एक्रोमेटिक जोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जब मेटाफेज होता है तो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स एक्चुअली यहाँ पर इक्वेटर पर अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एनाफेज, उसके बाद हमारे पास एनाफेज आता है। हमारे जो प्रोफेज था उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही थी और हमारे पास सेंट्रोसोम से सेंट्रियोल्स बनकर अपोजिट पोल्स में जा रहे थे, जिससे हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बने थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्चुअली फिर जो हमारे पास हो रहा था कि मेटाफेज में हमारे पास क्रोमोसोम जो है, हाँ, क्रोमेटिन नेटवर्क भी जो है, क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा था प्रोफेज में। फिर जब मेटाफेज आया तो क्रोमोसोम हमारे पास यहाँ पे इक्वेटर पर अरेंज हो रहे हैं। मेटाफेज में हमारे पास इक्वेटर पर अरेंज होंगे क्रोमोसोम्स बाय स्पिंडल फाइबर्स। उसके बाद उसको हम माइटोटिक अपरेचस भी कहते हैं या एक्रोमेटिक जोन भी कहते हैं, ठीक है। एनाफेज की अगर बात करते हैं तो एनाफेज में क्या होता है कि हमारे ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो हमारा कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स starts to contract and pull chromatids of chromosome to their opposite pole, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल मैं कहूं कि एनाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर जो इक्वेटर में क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम की दो हमारे पास सेंट्रोमेयर होते हैं, क्रोमेटिड्स होती है, दो हमारे पास आर्म्स होती हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं कि स्पिंडल एक पोल वाला जो हमारे पास है वो एक आर्म में जो है अटैच होता है, दूसरी पोल वाला हमारे पास स्पिंडल फाइबर दूसरी आर्म में अटैच होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो दोनों हमारे पास क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं। एग्जांपल मैं आपको कहूं कि ये हमारे पास हमारे पास क्रोमोसोम है, तो ये जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स मौजूद हैं तो ये हमारे पास इसमें कनेक्ट होंगे और हमारे पास ये जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर हैं ये हमारे पास इसमें कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो हमारे पास ये जो हमारे पास एक क्रोमेटिड्स यहाँ पे हो जाएगी और एक क्रोमेटिड्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अपोजिट पोल्स पर हमारे पास जो क्रोमेटिड्स है, मतलब जो आर्म है क्रोमोसोम्स की, वो एक आर्म जो है एक पोल पर चली जाएगी, दूसरी जो आर्म है वो दूसरे पोल पर, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और हमारे पास क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स में अपोजिट पोल में पुश करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास लास्ट फेज आता है जिसे हम कहते हैं टेलोफेज। टेलोफेज chromatids reached to their opposite poles। अपोजिट पोल्स पर जो है वो पहुंच जाती हैं। जब क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स पर पहुंच जाती है तो हमारे पास नाउ ईच क्रोमेटिड इज कॉल्ड क्रोमोसोम। तो अब जो है हमारे पास एवरी जो हमारे पास आर्म है उसको भी हम क्रोमोसोम्स कहेंगे और हमारे पास बीच में जो है वो एक्चुअली एक लेयर आ जाती है, जिससे ये दो सेल अलग हो जाते हैं और जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन डिसअपीयर होती वो भी हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स। तो ये हमारे पास फेजेस थे और जो स्पिंडल फाइबर कनेक्ट होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम से उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम से अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। और स्पिंडल फाइबर भी हमारे पास तीन किस्म के आते हैं। काइनेटोर तीन पार्ट्स होते हैं, काइनेटोर होता है, इंटरपोलर होता है, एस्ट्रल होता है, ये चीजें होती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा इसका क्विक रिवीजन दे दूं, प्रोफेज में हमारे पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, क्रोमोसोम बन जाता है,
सेंट्रियोल्स 2 हो जाते हैं, अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। मेटाफेज में जो है वो स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पर अरेंज करते हैं। एनाफेज में हमारे पास जो है फिर स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं क्रोमेटिड्स पर, कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। टेलोफेज में हमारे पास क्रोमोसोम लास्ट अपोजिट पोल्स पर क्रोमेटिड्स पहुंच जाते हैं। फिर ईच क्रोमेटिड को हम क्रोमोसोम कहते हैं, बीच में लेयर आ जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती है, 2 सेल हमारे पास डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास एनिमल्स में अगर सेल डिवीजन हो रही हो तो उसे हम कहते हैं एम्फीएस्ट्रल। जो हमारे पास एनिमल्स जो हम जो एनिमल्स हैं उसमें जो सेल डिवीजन होती है उसे कहते हैं एम्फीएस्ट्रल। एम्फीएस्ट्रल क्योंकि एस्टर जो है वो एक प्रोटीन है, एस्टर एक मटेरियल है जो कि हमारे पास दोनों पोल्स पर बनता है। लेकिन प्लांट्स पर जो डिवीजन होती है उसे कहते हैं एनेस्ट्रल। प्लांट्स में जो डिवीजन होती है उसे एनेस्ट्रल उसलिए कहते हैं क्योंकि एस्टर हमारे पास एस्टर इज नॉट फॉर्म्ड। हमारे पास एस्टर जो मटेरियल है एस्टर इज नॉट फॉर्म्ड ऑन बोथ पोल्स। ऑन पोल्स पे हमारे जो एस्टर है वो नहीं बनता, इसलिए प्लांट्स को कहते हैं एनेस्ट्रल, एनिमल्स को कहते हैं एम्फीएस्ट्रल क्योंकि एस्टर हमारे पास बोथ पोल्स पर जो है बनता है। ठीक है, आई होप कि आपको जो है ये फेजेस ऑफ जो है वो एक्चुअली माइटोसिस जो है समझ में आ गए होंगे। सो हम अगर सेल डेथ की बात करें, सेल डेथ में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 जो है डेफिनेशंस आती हैं, शॉर्ट डेफिनेशंस आती हैं। एक सेल की जो डेथ है हमारे पास, वो हमारे पास 2 तरह की होती है। एक होती है ऑटोफेगी या जिसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस, और दूसरी होती है नेक्रोसिस। हमारे पास एक्चुअली सेल डेथ जो है वो 2 तरह की होती है हमारे पास। एक होती है हमारे पास ऑटोफेगी। सेल डेथ 2 टाइप्स की होती है हमारे पास, ऑटोफेगी और एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ और सेल कमिट सुसाइड। सेल जो है वो खुद ही जो है वो एक्चुअली डेथ हो जाए तो उसे कहते हैं ऑटोफेगी या एपोप्टोसिस। ठीक है, तो एग्जांपल हमारे पास रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स की जो है वो लाइफ स्पेन होती है, उसके बाद लाइफ स्पेन के बाद वो खुद ही जो है डेड हो जाते हैं तो उसे कहते हैं ऑटोफेगी या एपोप्टोसिस। और दूसरा हमारे पास होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस कहते हैं सेल डेथ बाय एनी इन्फेक्शन की वजह से सेल डेथ हो जाए, या बाय डिजीज, या बाय आप डिजीज भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिजीज से भी हो सकती है या हमारे पास इन्फेक्शन से भी, ट्यूमर से, एग्जांपल कैंसर, कोई आपको चोट लगी तो वहां पे सेल डेथ हो जाते हैं। तो मतलब नेक्रोसिस का मकसद है सेल डेथ बाय इंजरी से भी आप कह सकते हैं कि हमारे पास सेल डेथ हो सकती है, इन्फेक्शन, डिजीज, तो नेक्रोसिस। अगर सेल खुद ही जो है हमारे पास डेथ हो जाते हैं उसे कहते हैं ऑटोफेगी या एपोप्टोसिस। तो आई होप कि आपको फेजेस ऑफ माइटोसिस और सेल डेथ के बारे में समझ में आ गया होगा। सेल डेथ और हमारे पास फेजेस ऑफ माइटोसिस के, माइटोसिस किस तरह होती है, सेल जो है हमारे पास 2 डॉटर सेल में किस तरह जो है डिवाइड होता है। जो सेल डिवाइड होता है उसे पेरेंट सेल कहा जाता है, जिसमें डिवाइड होता है उसे डॉटर सेल्स कहा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मियोसिस को हम जो है अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।